मेरे प्यारे बच्चों, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हम एपीजे अब्दुल कलाम जी के कोट के साथ। अब्दुल कलाम जी कहना चाहते हैं, द मेजर्स ऑफ अ कंट्रीज ग्रेटनेस इज इट्स एबिलिटी टू रिटेन टैलेंट एंड यूज इट फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो अब्दुल कलाम जी है वो कहीं ना कहीं बोलना चाहते हैं ब्रेन ड्रेन के बारे में। किसके बारे में बोलना चाहते हैं? ब्रेन ड्रेन के बारे में, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के लिए। हमारे यहाँ पे इंडिविजुअल्स होते हैं, वो टैलेंट यहाँ से गेन करते हैं और फिर किसी और दूसरे देश के लिए जाके वो जो है वहाँ की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे अब्दुल कलाम जी कहना चाहते हैं कि किसी कंट्री के अंदर इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, स्पेशली हमारी कंट्री के अंदर सिर्फ इतनी स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए कि हम अपने इंडिविजुअल्स को, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको टैलेंट प्रोवाइड कराएं, बल्कि इतनी भी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराएं कि वो जो स्किल उसने गेन किया है उसको अपनी कंट्री के लिए, अपने लोगों के वेलफेयर के लिए यूज़ कर सके, ताकि वो बाहर ना जाए। तो यही कुछ मतलब है हमारे अब्दुल कलाम जी का, और यही चीज़ अप्लाई होती है स्टेट्स के अंदर भी, जिसे हम आज के एडिटोरियल में डिस्कस करेंगे। काफ़ी ज़्यादा ये जो कोट है आज के हमारे एडिटोरियल डिस्कशन के लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, तो इसको हम थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस करेंगे। और हमारे CAPF एग्ज़ाम के लिए आप सभी को पता है कल फॉर्म निकल चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको अब सीरियसली थोड़ा सा प्रिपेयर करना चालू कर देना चाहिए, राइटिंग स्किल वगैरह जो है चालू कर देने चाहिए, और डेली डिस्पैच डिस्कशन को थोड़ा सा और ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए। तो ये जो आज का डिस्कशन है ये CAPF एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फेडरलिज्म एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्ज़ाम के लिए, और क्वेश्चंस भी आते हैं ऐसे, राइटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन भी आए थे हमारे प्रीवियस ईयर के अंदर। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देखेंगे, इसके फोल्डर पॉइंट्स जो है हम अपने ऐसे राइटिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपने एम के साथ। एम क्या है हमारा? अपने नॉलेज पूल को बढ़ाना, धीरे धीरे बढ़ाना। काफ़ी हद तक 4 महीने हो चुके हैं हम डिस्कस करते करते, और जो मेरे प्यारे बच्चे फर्स्ट डे से हमारे साथ हैं उनकी नॉलेज काफ़ी बढ़ भी चुकी है। तो अब चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने जो है इससे रिलेटेड एक एडिटोरियल पहले भी देखा था जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी, क्योंकि हमने, आपको याद होगा, हमने डिस्कस करा था कि जो तमिलनाडु जो है डोमिसाइल की जो है डिमांड कर रहा था, जो वहाँ पे पोस्ट PG वाले जो स्टूडेंट्स थे मेडिकल वाले, उनके लिए, कि उन कॉलेजों में, तमिलनाडु के जो स्टेट के जो कॉलेज हैं वहाँ पे डोमिसाइल्स की ज़रूरत है अगर PG में एडमिशन लेना है तो। लेकिन फिर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी। क्या जजमेंट में बोला था? कि कोई डोमिसाइल स्टेट का नहीं होगा एडमिशन के लिए, सिर्फ होगा कौन सा? इंडिया का डोमिसाइल। ठीक है, हमने उसके प्रॉज देखे थे, यहाँ पे इसके कॉन्स देखेंगे उस जजमेंट के। ठीक है, तो दोनों पॉइंट हमारे पास हो जाएंगे, और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है फेडरलिज्म के लिए भी, मेडिकल वाले टॉपिक के लिए भी, और हमारे सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कुछ आ जाता है तो उसके लिए भी। तो थोड़ा सा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जैसे हमने अभी देखा, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी, डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन को थोड़ा सा हटा दिया था। तो जजमेंट का नाम था डॉक्टर तानवी बहल वर्सेज श्रेया गोयल केस। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने रूल्ड करा था, जजमेंट दी थी कि स्टेट जो होंगे वो PG वाले जो मेडिकल सीट्स हैं उनको रिजर्व नहीं रखेंगे। तो वहाँ पे जो है स्टेट स्पेसिफिक, जो तमिलनाडु का स्टेट स्पेसिफिक जो डोमिसाइल चाहिए था उसमें एडमिशन लेने के लिए, वो अब नहीं चाहिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जो ये जजमेंट दी है, तन्वी बहल वाली जो जजमेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर जजमेंट के बारे में पूछ लेते हैं जो करंट्स में होती हैं, तो ये जजमेंट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो जजमेंट थी ये तन्वी बहल वाली, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो है रेफर करा था कि ये जो है आर्टिकल 14 जो कि राइट टू इक्वालिटी आपको प्रोवाइड करती है, उसके अगेंस्ट में है, क्योंकि स्टेट के अंदर ही जो है आपको डिफ्रेंशिएट करा जा रहा है डोमिसाइल के बेस्ड पे। तो यहाँ पे ये जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है रेफ़र किया गया था, और उसके बाद यहाँ पे बताया गया था कि जो अक्रॉस इंडिया है, ऐसा नहीं है सिर्फ तमिलनाडु, यहाँ पे अक्रॉस जो इंडिया है, अगर कोई भी PG के मेडिकल के लिए, PG मेडिकल सीट के लिए कॉम्पीट करता है तो वो सिर्फ चूज़ किया जाएगा किसके बेस पे? मेरिट के बेस पे, ना कि इसके बेस पे कि वो जो है तमिलनाडु का है या केरला का है या पश्चिम बंगाल का है। ये चीज़ यहाँ पे हुई थी। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 जो हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी, सब लोगों को एक तराजू से तोलने वाला, बराबरी का वाला जो हमारा है, इक्वालिटी वाला फंडामेंटल राइट में है आर्टिकल 14 में, उसको कहीं ना कहीं इन्फोर्स करा था अपने तन्वी बहल के केस में, जहाँ पे तमिलनाडु जो है अपने स्टूडेंट्स को जो उसके स्टेट के थे, डोमिसाइल वाला जो था, उनको प्रेफरेंस दे रहा था। तो यहाँ पे बोला कि आर्टिकल 14 के थ्रू सिर्फ मेरिट जो है वो प्रिवेल करेगी। पॉजिटिव्स हमने देख लिए थे, और पॉजिटिव हमारे पास बहुत सारे पॉइंट भी थे, और यहाँ पे भी कुछ पॉइंट वो रिपीट कर रखे हैं। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा स्टेट के ऊपर। देखो, इम्पैक्ट क्या होगा स्टेट की हेल्थ प्लानिंग के ऊपर। यहाँ पे बता रखा है कि क्या, कि स्टेट जो है, ठीक है,
वो जो तमिलनाडु का जो डोमिसाइल लगा रहा था वो स्टेट का जो इंस्टीट्यूट था, ना कि सेंटर का इंस्टीट्यूट था, जो कि हमारे तमिलनाडु के अंदर था। तो यहाँ पे बता रखा है कि स्टेट जो है बहुत ज़्यादा जो है मेडिकल एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट करता है, फीस में सब्सिडाइज करना, बिल्डिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है पैसे लगाना, फिर डॉक्टर्स को ट्रेन करना, ये सारी चीज़ें हमारा जो है स्टेट करता है। तो जब स्टेट इतने पैसे खर्च करता है तो उसकी कुछ एक्सपेक्टेशन भी होती है। एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि भाई जो डॉक्टर है वहाँ पे ट्रेन होगा तो वो फिर हमारा जो है लोकली सर्व करेगा। जैसे हमने हमारे एपीजे अब्दुल कलाम ने बोला कि जो है टैलेंट भी देना है और टैलेंट को हमारी कंट्री के अंदर भी रखना है, तो स्टेट भी सेम चीज़ जो है एक्सपेक्ट करता है। यहाँ पे यही चीज़ बता रखी है। और हमें पता भी है कि इंडिया में जो है हेल्थ केयर सेक्टर के क्या हालात हैं, कि कई सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे जो है स्पेशलिस्ट ही नहीं है, स्पेशलिस्ट की जो है शॉर्टेज हो रखी है। तो यहाँ पे अगर वो डोमिसाइल वाला जो कोटा था वो कहीं ना कहीं अगर लगा देंगे स्टेट वाले इंस्टीट्यूट में, सेंटर वाले इंस्टीट्यूट में नहीं, स्टेट वाले इंस्टीट्यूट में, तो जो लोकल डॉक्टर्स हैं वो वहीं पे जो है ट्रेनिंग लेंगे और वहीं पे जो है सर्व करेंगे। तो ये जो प्रॉब्लम है डॉक्टर्स की स्कार्सिटी की, कि डॉक्टर्स या स्पेशलिस्ट जो हैं वो अवेलेबल नहीं है, वो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक जो है दूर कर दी जाएगी। ये एक यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है किसके फेवर में, डोमिसाइल कोटा के फेवर में, कि क्यों डोमिसाइल होना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पे वैलिड आर्ग्यूमेंट भी है। अगर यहाँ पे हमारा आर्ग्यूमेंट राइटिंग में आ जाता है ये टॉपिक, तो यहाँ पे भी ये आर्ग्यूमेंट जो है हमारे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, यूज़फुल है। दूसरा यहाँ पे जो है आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है क्या, कि अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, स्टेट जो है कहीं ना कहीं अपने जो मेडिकल वर्क फोर्स है उसकी, डॉक्टर्स हो गए, नर्सिस हो गए, उनके ऊपर जो कंट्रोल है कहीं ना कहीं वो खो देगा। दूसरी चीज़ क्या होगी कि जब कंट्रोल खो देगा और हमारा कोटा नहीं होगा तो बाहर के जो डॉक्टर्स हैं वो आएंगे वहाँ पे एजुकेशन लेने के लिए और फिर वो अपने स्टेट के अंदर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये क्या होगा कि टैलेंट भाई यहाँ पे ले रहे हैं, उसके बाद सर्व कहीं और कर रहे हैं। ब्रेन ड्रेन वाली जो प्रॉब्लम है वो स्टेट में देखने को मिलेगी कि डॉक्टर आएंगे और उनके साथ जो तमिलनाडु वाले जो लोकल्स हैं वो भी वहाँ पे माइग्रेट कर जाएंगे, कि नई नई अच्छी सिटीज़ के अंदर, बिगर सिटीज़ के अंदर वो माइग्रेट कर जाएंगे। यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है। और उसके बाद अगर ये सारी चीज़ होगी तो डेफिनेटली वो जो हमारा स्टेट है वहाँ पे मेडिकल स्टाफ की कमी होगी, क्योंकि वहाँ से माइग्रेट हो रहा है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। तो उन स्टेट को भी क्या करना पड़ेगा कि एक्सटर्नल डॉक्टर्स जो हैं वो हायर करने पड़ेंगे। स्टेट की जो फंडिंग है हेल्थ केयर के ऊपर कहीं ना कहीं उसके ऊपर बर्डन पड़ेगा। ये एक आर्ग्यूमेंट और पेश किया जा रहा है इसके फेवर में कि जो हमारा कोटे वाला सिस्टम था, डोमिसाइल वाला जो सिस्टम था वो वैलिड था। ये दोनों आर्ग्यूमेंट बहुत ही इफेक्टिव आर्ग्यूमेंट है और अच्छे आर्ग्यूमेंट दिए गए हैं इस एडिटोरियल के अंदर, यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करने लायक हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमने देख लिया कि भाई डोमिसाइल लगाने से क्या क्या फ़ायदे होंगे और डोमिसाइल हटा दिया हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, उससे क्या क्या नुकसान हो रहे हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पे बता रखा है कि हमारा जो मेडिकल एजुकेशन है, क्योंकि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था मेरिटोक्रेसी वाला, कि मेरिट के बेस पे जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो है एंटर करवाना है, रिजर्वेशन के या फिर डोमिसाइल के बेस में नहीं। लेकिन ये जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है ये सिर्फ एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है। हमारा जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है। आप देख सकते हैं हमारा एम्स हो गया, हमारा पीजीआई रोहतक हो गया, हमारा चंडीगढ़ हो गया, ये वहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस तो हैं लेकिन वो जो डॉक्टर्स हैं वो प्रैक्टिस करते हैं उस ड्यूरेशन के थ्रू। तो ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल पार्ट है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम का भी, कि हमारे यहाँ पे जो स्टाफ की शॉर्टेज है कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक इनकी वजह से रिलीफ मिलता है हमें उस स्टाफ की वजह से। और आपको पता भी है कि जो हमारा आर्टिकल 21 है ये कहता है राइट टू लाइफ के बारे में, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है इसके अंदर हेल्थ केयर भी आता है। तो कहीं ना कहीं जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो था वो आर्ग्यूमेंट ले रहा था आर्टिकल 14 का, यहाँ पे हमारा जो डोमिसाइल है ये आर्ग्यूमेंट ले रहा है किसका, आर्टिकल 21 का, कि भाई जो राइट टू लाइफ है ये कहीं ना कहीं इफेक्ट हो जाएगी। तो इसके ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए। प्लस यहाँ पे बता रखा है कि आपको पता है कि हमारे पास 3 लिस्ट है शेड्यूल 7 के अंदर, और ये जो हेल्थ केयर है, पब्लिक हेल्थ केयर है, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और स्टेट को यहाँ पे ऑटोनॉमी की ज़रूरत है अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाना है। तो देखो वही बात है कि अगर आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए और आपको फ्रीडम ना दी जाए तो कैसे आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाओगे। तो सेम चीज़ स्टेट के साथ भी अप्लाई होती है कि भाई उसके ऊपर हेल्थ केयर का जो बर्डन है वो डाल दिया है लेकिन ऑटोनॉमी तुम दे नहीं रहे हो, तो वो कैसे इन सब चीज़ों को करेगा। अब उसके बाद ये जो डोमिसाइल की जो उसने रिजर्वेशन लगा रखा था ताकि इन सब चीज़ों को जो है निपट सके, वो भी हमारी जो है ये जो सुप्रीम कोर्ट की जो आई थी जजमेंट तन्वी बहल वाली, इसके अंदर उसको भी हटा दिया गया। तो यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है कि ऐसी कंडीशन में जो है लोकल जो स्टूडेंट है वहीं पे सर्व करे अपनी कम्युनिटी को,
ये कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और जो स्टेट है कहीं ना कहीं फिर क्या करेंगे कि जब ये नहीं पॉसिबल हो पाएगा, उसकी ऑटोनॉमी खुद ही कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, तो उनको भी इंसेंटिव जो है इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो नहीं मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट जो मेडिकल एजुकेशन में हो रही है, आपको पता है साउथर्न इंडिया में हॉस्पिटल्स की हालत ज़्यादा अच्छी है कंपैरेटिवली नॉर्थर्न इंडिया, तो कहीं ना कहीं वो भी रिड्यूस हो जाएगी, ये यहाँ पे बता रखा है। अब देखो यहाँ पे देखा जाए तो एग्जांपल आपको देखना चाहिए कि स्टेट और सेंटर के इंस्टीट्यूट होते हैं। अब स्टेट के जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे तो सिमिलर, देखो जो सेंटर के इंस्टीट्यूट है जैसे हमारा एम्स हो गया, हमारा पीजीआई रोहतक हो गया, ठीक है, ये क्या है, ये सेंटर के इंस्टीट्यूट है, इनके पास ऑटोनॉमी ज़्यादा होती है। लेकिन ये जो इंस्टीट्यूट है ये भी हेल्थ केयर के इंस्टीट्यूट है। स्टेट में जो तमिलनाडु वाला था वो भी हेल्थ केयर का इंस्टीट्यूट है, तो सिमिलर ऑटोनॉमी उसको भी तो होनी चाहिए, उसके पास भी तो राइट होना चाहिए कि वो जो लोकल डॉक्टर्स हैं उनको वो जो है अपने हिसाब से जो है सुविधा प्रोवाइड करा सके। तो ये चीज़ यहाँ पे बता रखी है कि डिस्क्रिमिनेशन तो हो रहा है, और काफ़ी हद तक ये स्टेट का जो मोटिव होता है इन्वेस्ट करने का कि लोकल लोगों को जॉब भी देना, लोकल लोगों को एजुकेशन भी देना, वो कहीं ना कहीं जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा इस जजमेंट के थ्रू। तो ये यहाँ पे एक आर्गूमेंट जो है वो पेश किया गया है उस जजमेंट के अगेंस्ट में, डोमिसाइल के फेवर के अंदर। तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। अब यहाँ पे एक चीज़ और बता रखी है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने एब्सोल्यूट मेरिटोक्रेसी को जो है फेवर करा है। ये तो उसी तरह हो गई कि हमारे इंडिया के अंदर से SC ST का जो कोटा है वो एकदम हटा दिया जाए, सिर्फ जनरल के यहाँ पे कैंडिडेट्स हों, ना ही कोई जो है शेड्यूल कास्ट होगी, ना ही कोई शेड्यूल ट्राइब होगी, ना ही कोई OBC होगा, ना ही कोई EWS होगा, सब सारे जनरल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये है एब्सोल्यूट मेरिटोक्रेसी। एब्सोल्यूट मेरिटोक्रेसी जो है एक अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि हमारे यहाँ पे इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया के टर्म में जो है ये एब्सोल्यूट मेरिटोक्रेसी अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है इनइक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ पे इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। ज़रा सोच के देखो कि एक स्टूडेंट्स है, कैसे इनइक्वालिटी और कैसे ये एब्सोल्यूट मेरिटोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है ये सही नहीं है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। कि एक बार सोच के देखो कि एक इंडिविजुअल है जो आपका DPS स्कूल जैसे DPS जैसे प्रोमिनेंट स्कूल से पढ़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक हमारा बच्चा है जो छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ है। तो ये जो दोनों स्टूडेंट्स हैं दोनों ने 12th पास करी, एक ने दिल्ली के DPS से जो कि RK पुरम में है, और एक ने छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट स्कूल से जो कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा रीजन में है, जहाँ पे टीचर भी एक ही है, वहाँ से जो है अपनी 12th पास करी, ठीक है। रिपोर्ट आती रहती है, कोई इसमें बुराई तो है नहीं बोलने में। तो हमारा SR तो है जो गवर्नमेंट की हकीकत तो जो है सामने लाता ही रहता है कि एजुकेशन सेक्टर में कितनी कमियाँ हैं। अब देखो ये दोनों ही जो हैं 12th पास करी हैं, दिखने में दोनों बराबर लग रहे हैं, लेकिन क्या इंटरनली दोनों बराबर हैं? दोनों को नीट के एग्ज़ाम क्वालिफाई करने हैं, दोनों ने प्रिपरेशन चालू करी। अब ये जो DPS वाला बच्चा है ये कोचिंग लेगा, ठीक है, ये कोचिंग लेगा कि LN वगैरह ये जो हमारा कोटा फैक्ट्री है वहाँ से इसने कोचिंग ली, और उसके बाद 2-3 पर्सनल इंस्टीट्यूटर जो है वो भी लगा लिए, बहुत अमीर ये जो है बच्चा है। दूसरा ये जो गवर्नमेंट वाला है इसने भी क्या करा, सेकेंड हैंड की किताबें लेके आया और फिर पढ़ना चालू करा। तो अगर इन दोनों ने क्या करा है, रेस एक लाइन से स्टार्ट करी है, लेकिन क्या ये एक है, इक्वल है? बिल्कुल नहीं है इक्वल। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये मेरिटोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है, एब्सोल्यूट मेरिटोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हमारा जो गवर्नमेंट वाला जो बच्चा है वो दिख रहा है कि एक लाइन से स्टार्ट करी है, लेकिन उसने रेस यहाँ से स्टार्ट करी है, फिनिश लाइन अगर यहाँ पे है, तो ये जो हमारा प्राइवेट वाला जो बच्चा है उसने यहाँ से रेस स्टार्ट करी है। तो ये जो गैप आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको गैप दिखाई दे रहा है ना, ये जो गैप है इसको फिल करने का काम कौन करता है? रिजर्वेशन काम करता है इसको फिल करने का, ठीक है। तो इसीलिए हमारे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो एब्सोल्यूट मेरिटोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पे यही चीज़ का आर्ग्यूमेंट दिया जा रखा है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने रूलिंग तो दे दी है, लेकिन इंडिया की जो इनइक्वालिटी है उसको कहीं ना कहीं इग्नोर कर दिया है हेल्थ केयर में और एजुकेशन वाली फील्ड में। उसके बाद यहाँ पे बता रखा है कि ये जो हमारा नीट PG वाला है इसके अंदर भी खुद बहुत सारी कमियां हैं। हम मेरिट की बात तो करते हैं, लेकिन हमारा जो नीट PG वाला है इसके अंदर जो फ्लॉड है उसको कैसे आप निपटोगे? जैसे यहाँ पे बता रखा है फ्लॉड असेसमेंट करता है कि आपको पता है कि ये जो नीट PG है ये परसेंटाइल बेस्ड पे रैंकिंग होती है, और 2023 में क्या हुआ था कि जब उसके पास सीट खाली रह गई थी तो उसने उस परसेंटाइल को 0 पे लेके आ गया था। तो कहीं ना कहीं वो जो नेगेटिव वाले बच्चे थे वो भी एंटर कर गए थे। तो यहाँ पे मेरिटोक्रेसी का कहाँ रोल रह गया, ये एक आर्गूमेंट पेश किया जा रहा है। दूसरा यहाँ पे बता रखा है रीजनल डिस्पैरिटी, जैसे केरला हो गया और बिहार हो गया, दोनों में कितनी रीजनल डिस्पैरिटी है।
एक जगह जो लोग हैं वो भी एकदम बैकग्राउंड स्ट्रगल, जो बैकवर्ड जो है बैकग्राउंड वहाँ से आ रहे हैं, दूसरे जो लोग हैं बहुत वही हैं अपेक्स वाले हैं। तो यही सारी चीज़ जो मैंने अभी डिस्कस करी यही यहाँ पे बता रखी है। ये प्रॉब्लम है हमारी एब्सोल्यूट मेरिटोक्रेसी के साथ। और एक आर्ग्यूमेंट और यहाँ पे जो है प्रेजेंट किया जा रहा है वो क्या, कि ये जो वर्डिक्ट दी गई है, हमारी जो वर्डिक्ट दी गई है, हमारी जो हमने देखा था ना स्टार्टिंग में तानवी बहल वाली, तो तानवी वाली जो वर्डिक्ट दी गई है कहीं ना कहीं इसको रिकंसीडर करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि 1984 में जो प्रदीप जैन वाला केस आया था उसके बेस पे हमारे कोर्ट ने जो है उसका रेफरेंस लेते हुए हमारे कोर्ट ने जो है ये जजमेंट दी है। अब वो था 84 का टाइम था। आज के टाइम की बात करें तो हमारे यहाँ पे जो है डॉक्टर की कमी है, और जो डिजीज़ है नॉन कम्युनिकेबल वो बढ़ते जा रहे हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जैसे हो गया हार्ट वाला हो गया, जो कि हार्ट वाली डिजीज़ ऐसे नहीं है ना कि आप किसी से बात करें तो उसको भी जो हार्ट की बीमारी हो जाएगी। तो खान पीन के अंदर जो कमियां आती है उससे जो है एनसीडी वाली जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, तो वो एक हो गया। कोविड-19 चैलेंज हो गया, और जो लोकल वर्कफोर्स है उनको भी रोकना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए जो है हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच लेने की ज़रूरत है, ना कि 84 का टाइम देख के इसको जो है अप्लीकेबल करने की ज़रूरत है। तो यही आर्ग्यूमेंट यहाँ पे प्रेजेंट किए जा रहे हैं इन फेवर ऑफ डोमिसाइल एंड अगेंस्ट जो हमारा ये तानवी बहल वाला जो केस था उसके। अब यहाँ पे सॉल्यूशन भी तो देखना पड़ेगा ना कि भाई सॉल्यूशन क्या है। तो यहाँ पे बच्चों अल्टरनेटिव जो सॉल्यूशन बता रखा है वो क्या, कि हमारा जो ये है तमिलनाडु जो है, यहाँ पे जो कोटा है उसको लोकल सर्विस से कहीं ना कहीं ऑब्लिगेट कर दो। मतलब क्या, कि वहाँ पे तमिलनाडु के अंदर जो स्टूडेंट, क्योंकि तमिलनाडु के अंदर ये रिक्वायरमेंट थी कि जो स्टूडेंट होगा वहाँ से जो डोमिसाइल कोटा जो लेगा ना, उसको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल है वहाँ पे एक फिक्स्ड पीरियड के लिए सर्व करना पड़ेगा। इंडिया के अंदर भी ऐसे होता है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो डॉक्टर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले होते हैं, उनको इनिशियली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सर्व करना होता है। तो तमिलनाडु ने जो कोटा वाला है उसको पब्लिक सर्विस से लिंक कर रखा था। तो एक सॉल्यूशन यहाँ पे हो सकता है क्या, कि तमिलनाडु के अंदर जो भी आएगा एजुकेशन लेने के लिए, ठीक है, जो तमिलनाडु में जो भी आएगा एजुकेशन लेने के लिए, उसको एक फिक्स्ड पीरियड के लिए, चाहे उसने डोमिसाइल का यूज़ करा हो या नहीं करा हो, लेकिन स्टेट से जो है उसने वहाँ पे एजुकेशन लिए, तो एक फिक्स्ड पीरियड के लिए उसको वहाँ पे सर्व करना होगा। एक फिक्स्ड पीरियड के लिए उसको वहाँ पे सर्व करना होगा। एक ये चीज़ जो है हम अल्टरनेटिव सॉल्यूशन में ले सकते हैं, जो तमिलनाडु में गैप आएगा उसको दूर करने के लिए। दूसरा जो है एक हाइब्रिड मॉडल, हम एडमिशन मॉडल ले सकते हैं, जहाँ पे कुछ पर्टिकुलर सीट्स जो हैं उनको डोमिसाइल प्रोवाइड कराई जाए, बाकी को नहीं प्रोवाइड कराया जाए। तो ये भी एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। तो यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है कि ये जो ओवर सेंट्रलाइजेशन हो रहा है इसको कहीं ना कहीं हमें सॉल्व करने की ज़रूरत है, एक बैलेंस्ड अप्रोच की ज़रूरत है। क्योंकि इसकी वजह से हमने देखा कि स्टेट इन्वेस्टमेंट जो है वो वीक हो जाएगी, रीजनल डिस्पैरिटी और बढ़ जाएगी। और ये जो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है, ये क्या चीज़ होती है बच्चों? कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, देखो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म होता है कि जैसे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप अब लाइब्रेरी घर में बैठ के पढ़ते हैं, अकेले पढ़ रहे हैं, आपको पता ही नहीं है भाई कि आपका जो कॉम्पिटिटर है वो कितना पढ़ रहा है कितना नहीं पढ़ रहा है। आप 2 घंटे पढ़ के भी सोचते हैं कि सारे दिन ही पढ़ रहा हूँ मैं तो, लेकिन जब लाइब्रेरी में जाते हैं तो देखने को मिलता है कि भाई वहाँ तो लोग पागलों की तरह पढ़ रहे हैं। तो क्या करते हैं, आप भी उन्हीं की तरह पढ़ना चालू कर देते हैं। तो ये क्या है, ये है कॉम्पिटिटिवनेस। और स्टेट के बीच में भी कॉम्पिटिटिवनेस रहता है कि एक जैसे लेट्स से केरला स्टेट हो गया, अगर ये ग्रो कर रहा है तो तमिलनाडु देखेगा यार ये ग्रो कर रहा है तो मुझे भी ग्रो करना पड़ेगा। इसी को कहते हैं कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। अगर ये जो कोटा सिस्टम हटा दिया डोमिसाइल वाला, तो कहीं ना कहीं ये जो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है ये इरोड हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे बता रखी है। तो यही चीज़ थी मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बहुत मज़ेदार ये जो था हमारा एडिटोरियल था। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा समझने के बाद अब इसको रिकॉल करो। और पेपर 2, क्योंकि अब जो है हमारा फॉर्म निकल चुका है, अब जो है शैतानी नहीं चलेगी कि अब तो आप सोचते हो कि बस सच से सुन लेंगे और उसके बाद जो है अपना सो जाएंगे। इसको पेपर 2 को जो है अटैम्प्ट करो। अटैम्प्ट करने के बाद ग्रुप के अंदर भेजो। ग्रुप में नहीं पता कैसे पहुंचना है तो इसका जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का ग्रुप है जहाँ पे ये PDF भी आपको मिल जाएगी, और वहाँ से जो है आप डिस्कशन ग्रुप में एंटर कर सकते हैं। थोड़ा सा देख लेना कैसे करना है, ऊपर जाके बटन होगा कोई, वहाँ से कर लेना, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट चलते हैं WTO। देखो अभी आपको पता है पूरे वर्ल्ड में जो है ट्रेड, टैरिफ, यही जो 2-3 वर्ड है ये बहुत ज़्यादा जो है न्यूज़पेपर में दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पे US ने टैरिफ लगा दिया, यहाँ पे इंडिया ने लगा दिया, यहाँ पे चाइना ने लगा दिया, यहाँ पे इसने लगा दिया, यहाँ पे उसने लगा दिया। तो ये जो टैरिफ वैरिफ है इसके अंदर एक बॉडी जो है हमारे से जो है हमेशा छूट जाती है, जो है हमारी WTO, जिससे क्वेश्चन बिल्कुल बनता है
इस टाइम में स्पेशली। तो WTO से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा अच्छे से हम यहाँ पे देख लेंगे, ताकि अगर इससे क्वेश्चन आता है तो हम उसका आंसर कर पाएँ। ठीक है, जो न्यूज़ है बेसिकली न्यूज़ में से तो क्या ही क्वेश्चन बनेगा कि कितने % टैरिफ लगा दिया, कितना घटा दिया, ये तो क्वेश्चन बनता नहीं है। तो जो हमारा क्वेश्चन जैसा यूपीएससी पूछता है उसके हिसाब से हम अपनी प्रिपरेशन करेंगे। WTO को थोड़ा सा देख लेंगे। WTO बेसिकली क्या है, हमारा इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रेगुलेट भी करता है और फैसिलिटेट भी करता है ट्रेड को। ठीक है, इसका जो मेन डोमेन है वो क्या, हमारा ट्रेड बिटवीन द नेशन। ठीक है, और यहाँ पे जो डिसीजन लिया जाता है कंसेंसस बेस्ड होता है। कंसेंसस बेस्ड मतलब सारे लोग डिसीजन लेंगे तो यहाँ पे माना जाएगा, वैसे टाइप का कंसेंसस बेस्ड है हमारा WTO के अंदर। ठीक है, अब WTO शुरू से तो WTO था नहीं, ये बेसिकली आया था फॉर्मली 1 जनवरी 1995 को, डेट थोड़ा सा याद रखना, 1 जनवरी 1995 को आया था अंडर मार्केश एग्रीमेंट। इसका थोड़ा सा नाम याद रखना। ठीक है, मार्केश एग्रीमेंट क्या चीज़ है, कब आया था, ये सारी चीज़ें। और WTO जो था ये बेसिकली सक्सेसर माना जाता है किसका, GATT का, GATT, जनरल एग्रीमेंट और टैरिफ एंड ट्रेड, 1948 में आया था, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आया था। तो ये सारा था क्या हमारा WTO का थोड़ा सा ऑरिजिन। और WTO बेसिकली जो है आउटकम ही माना जाता है किसका, हमारे उरुग्वे राउंड का। उरुग्वे राउंड नेगोशिएशन हुआ था, उसी के अंदर हमारा जो है WTO निकल के आया था, ऐसा यहाँ पे माना जाता है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, स्विट्ज़रलैंड के जनेवा में हेडक्वार्टर है। टोटल कितनी कंट्रीज़ है इसकी मेंबर, 166 कंट्रीज़ है। और इंडिया यहाँ पे फाउंडिंग मेंबर है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। इंडिया क्या है यहाँ पे, हमारी फाउंडिंग मेंबर है। और कहीं ना कहीं ये जो मेंबर्स है इसके 98% जो ग्लोबल ट्रेड है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो WTO है ये टोटल मिला के देखा जाए तो 98% ग्लोबल ट्रेड को रिप्रेजेंट करता है। और अकेली एकमात्र ऐसी जो है ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ग्लोबल ट्रेड से रिलेटेड रूल्स को लेके आती है। अब थोड़े से इसमें देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, ये WTO का ही सोर्स है। देखो यहाँ पे जो है हमारा जो WTO है इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द एग्रीमेंट, जो क्या क्या चीज़ें कौन कौन सा डील करता है उसको थोड़ा सा देख लेंगे। एक हमने देख लिया था GATT जो कि गुड्स को डील करता है, एक है हमारा GATS जो कि सर्विसेज को डील करता है, और हमारा ट्रिप्स हो गया जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को डील करता है। और यही सारे जो हमारे एग्रीमेंट्स हैं यही इन्होंने एस्टेब्लिश किया था क्या, WTO को। ठीक है, इतना थोड़ा सा हो गया, इनको थोड़ा सा याद रखना। बाकी डिस्प्यूट सेटलमेंट हो गया और ट्रेड पॉलिसी रिव्यू हो गया, ये सारी चीज़ें भी करता रहता है। अभी और भी देखेंगे, चिंता मत करो, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं WTO के अंदर, छूटेगा नहीं अब ये WTO हमारा। एक चीज़ हो रहा है यहाँ पे क्या, नेगेटिव कंसेंसस। ये क्या चीज़ है नेगेटिव कंसेंसस, देखो जब जो हमारी पैनल है WTO की या फिर जो अपीलेट बॉडी है ये कोई रिपोर्ट लेके आती है तो ये बाइंडिंग कम होती है जब इसको कंसेंसस मतलब आपसी सहमति से अप्रूव किया जाए। ठीक है, एक चीज़ तो ये पता चल गई कि यहाँ पे बाइंडिंग तभी होगी जब इसको आपसी सहमति से कंसेंसस से अप्रूवल मिले तो। ठीक है, लेकिन लेट्स से सपोज करो ये नेगेटिव सेंसेस क्या चीज़ है, अब यहाँ पे बता रखा है क्या कि ये जो हमारा डिस्प्यूट सेटलमेंट बोर्ड है, ठीक है, ये जो है नेगेटिव कंसेंसस जो रूल है उसको फॉलो करता है। इसमें बेसिकली होता क्या है नेगेटिव कंसेंसस से कि जो डिसीज़न है, ठीक है, जो डिसीज़न है वो अडॉप्ट नहीं किया जाएगा अगर जो सारे मेंबर, जब तक कि जो सारे मेंबर हैं, इफ़ ऑल मेंबर अपोज्ड इट, दिखा रहे हैं यहाँ पे, डिसीजन विल नॉट बी अडॉप्टेड ओनली इफ़ ऑल मेंबर्स अपोज्ड इट। अगर ये नेगेटिव कंसेंसस क्या चीज़ है, देखो एक तो हो गया हमारा पॉजिटिव कंसेंसस की बाइंडिंग तभी होगा जब सबकी कंसेंसस मिलेगी, लेकिन लेट्स से किसी डिसीजन को अडॉप्ट नहीं करना तो ये डिसीजन जो है तभी अडॉप्ट नहीं किया जाएगा जब तक सारे मेंबर जो है उसको अपोज ना करे। अगर एक भी मेंबर ने उसको अपोज नहीं किया तो वो जो नेगेटिव कंसेंसस नहीं होगा उस डिसीजन को अडॉप्ट किया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बता रखी है डिस्प्यूट सेटलमेंट बोर्ड पे। समझ गया है, नहीं समझे एक बार दोबारा देख लो। देखो पॉजिटिव कंसेंसस क्या हो गई, पॉजिटिव कंसेंसस है कि किसी को भी अप्रूव्ड करना है, जब कंसेंसस मिलेगा तभी उसको अडॉप्ट किया जाएगा और अडॉप्ट करेंगे तो फिर वो बाइंडिंग होगी। ठीक है, नेगेटिव कंसेंसस क्या है, नेगेटिव कंसेंसस है कि किसी चीज़ को अडॉप्ट नहीं करना। कब अडॉप्ट नहीं करेंगे, जब सारे मेंबर उसको अपोज करेंगे। ठीक है, ये है हमारा नेगेटिव कंसेंसस, तो थोड़ा इसको याद रखना, पॉजिटिव और नेगेटिव कंसेंसस भी दे रखा है। इसके अंदर जो हमारे मैंडेट्स हैं WTO के अंदर जो करने ही पड़ेंगे वो क्या कि ये गुड्स, सर्विसेज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होती है, जो हमने अभी देखा ना गैट्स और गेट और हमारा IPR वाला, उसको फैसिलिटेट करता है। प्लस ये क्या करता है, नेगोशिएट करता है ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर,
टैरिफ वगैरह जो होता है उसको एलिमिनेट करना, रिड्यूस करना, कोटा लगाना, ये सारी चीज़ें करता है। इसके अंदर एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म भी होता है, इंडिपेंडेंट होता है, और जो डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस हैं कहीं ना कहीं उसको कहीं ना कहीं ये जो है हैंडल करने की कोशिश करता है। लेकिन फिर भी ये जो है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए या नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए एक्सेप्शन प्रोवाइड करा देता है। और ये जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन है यही इसी का रिजल्ट है हमारा CBAM। याद है CBAM जो यूरोपियन यूनियन लगाती है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन का जो है बहाना लेके। अब आप बोलेंगे कि सर फिर तो WTO है तो USA को भी नहीं करना चाहिए। तो देखो USA जो है एक तरफा थोड़ा ना कर रहा है, सिर्फ उन्हीं कंट्री पे तो लगा रहा है टैरिफ जहाँ पे जिन कंट्री ने उसके ऊपर लगा रखा है। रिटेलिएटरी टैरिफ बोल रखा है यहाँ पे, ना कि ऐसे कर रखा है कि जो है अपनी मनमानी से जो है वो टैरिफ लगा रखा है। इंडिया ने टैरिफ लगा रखा है तो उसने भी टैरिफ लगा दिया। तो ये तो फेयर कंपटीशन हो गया ना एक तरह से, क्योंकि अब तक तो इंडिया ने क्या कर रखा था, अब तक तो जो है USA ने क्या कर रखा था कि अपनी तरफ से जो है टैरिफ को रिड्यूस कर रखा था। लेकिन अब USA क्या कर रहा है कि भाई जो कंट्री उसके ऊपर टैरिफ लगाती है उसके ऊपर वो भी टैरिफ लगा रहा है, बस यही कर रहा है। तो यहाँ पे बस इतना समझो कि एक्सेप्शन कौन से केसेस में, नेशनल सिक्योरिटी में, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में ऐसा नहीं है। अगर ऐसा स्टेटमेंट आ जाता है कि किसी भी कंडीशन में जो है WTO एक्सेप्शन नहीं देता तो वैसी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है वो हमेशा रॉन्ग होती है। तो यहाँ पे भी रॉन्ग होगी, बस इतना थोड़ा सा याद रखना। और कौन कौन से की प्रिंसिपल्स हैं इनको थोड़ा सा देख लेना कि ये सारे WTO के अंदर आते हैं। पहला तो है नॉन डिस्क्रिमिनेशन वाला, सबसे पहला आता है मोस्ट फेवर्ड नेशन वाला, MFN। बहुत बार जो है इसको न्यूज़ में भी देखने को मिला। मोस्ट फेवर्ड नेशन जो है, ये मोस्ट फेवर्ड नेशन जो है नाम थोड़ा सा जो है विचलित करने वाला है। ऐसा नहीं है कि जो है मोस्ट जो है फेवर किया जाएगा एक पर्टिकुलर नेशन को। अगर कोई स्टेट जो है लेट्स से कि पाकिस्तान हो गया, लेट्स से कि चाइना हो गया, लेट्स से कि USA हो गया, अगर ये मोस्ट फेवर्ड नेशन की कैटेगरी में आते हैं तो अगर इंडिया इन तीनों को MFN मोस्ट फेवर्ड नेशन की कैटेगरी में डालता है तो इंडिया को इन तीनों स्टेट को इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा। ये मतलब है मोस्ट फेवर्ड नेशन का। और ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है कहीं ना कहीं एक्सेप्शन है इस मोस्ट फेवर्ड नेशन के रूल का। ठीक है, एक चीज़ समझ आ गई मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या होता है। एक और कॉन्सेप्ट है नेशनल ट्रीटमेंट, क्योंकि ऐसे ही कॉन्सेप्ट पूछता है ना। नेशनल ट्रीटमेंट क्या होता है, देखो नेशनल ट्रीटमेंट होता है कि भाई बाहर से जो प्रोडक्ट आया आपके पास, लेट्स से कि इंडिया में आप गए रिलायंस के अंदर सामान खरीदने के लिए, ठीक है। अब वहाँ पे आप पीनट बटर देख रहे हैं। पीनट बटर एक हमारा सनफीस्ट वाला मिल रहा है जो हमारा देसी बन रहा है, और एक मिल रहा है वहाँ पे डॉक्टर करके एक चार्ली पार्ली आता है, वो USA से आता है, ठीक है। तो अंडर नेशनल ट्रीटमेंट के अंदर जो हमारी इंडिया है दोनों को इक्वली ट्रीट करेगी। ऐसा नहीं कि वो जो बाहर से आ रहा है और हमारा यहाँ वाला आ रहा है तो दोनों में डिफ्रेंशिएट करेगी। ये आता है हमारा किसमें, नेशनल ट्रीटमेंट के अंदर। समझ आ गया। उसके बाद वही फेयर कंपटीशन हो गया कि जो है नॉन डिस्क्रिमिनेटरी जो है रूल्स नहीं लगाएंगे। फ्री ट्रेड वाला हो गया, प्रेडिक्टेबिलिटी, और ये जो एनफोर्समेंट, एनकरेजिंग डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म, ये सारी चीज़ें भी इसी के अंदर आती है। थोड़ा थोड़ा देख लेना। जो मेन चीज़ थी MFN और NT वाला, ये मैंने समझा दिया। यहाँ से मेन क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद WTO और UN के अंदर रिलेशन क्या है। अनुमन जो है हम यही समझते हैं, वैसे मेरे को हिंदी में बोलना आया नहीं अनुमन, तो अनुमन ऐसे करके कुछ बोलते हैं। तो WTO बेसिकली हम समझते हैं कि जनरली जो है हम समझते हैं WTO है जो UN का पार्ट है, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा याद कर लेना कि हमारा WTO का पार्ट नहीं है। WTO और UN के अंदर रिलेशंस है जो गवर्न होते हैं वो किसके अंदर, एग्रीमेंट फॉर इफेक्टिव कोऑपरेशन विद अदर इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड बिटवीन WTO एंड UN। बहुत बड़ा है, इतना वैसे ही नहीं देगा, और देगा तो इसी के अंदर खुद ही क्लियर कर रखा है। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे बता रखा है। WTO जनरल डायरेक्टर पार्टिसिपेट्स इन चीफ ऑर्गन ऑफ द। ठीक है, बस इतना ही है। यहाँ पे ये याद रखना कि WTO जो है UN का पार्ट नहीं है, बाकी ये जो है UN के साथ कोलैबोरेट करता रहता है। इसके बाद इसकी एक जनरल काउंसिल होती है, जो कि ये थोड़ा सा याद रखना बच्चों। WTO की जो जनरल काउंसिल होती है वो इसकी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। ठीक है, और बाकी इट हैज़ द अथॉरिटी टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। यही सारी चीज़ दे रखी है, बाकी तो थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। बाकी सारी चीज़ जो मेन चीज़ थी वो हमने डिस्कस कर ली। अब चलते, ये क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे प्यारे बच्चों, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, WTO इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली करंट टाइम को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको मिस मत करना, इसके नोट्स बना लेना, नहीं तो इसी को प्रिंट करवा के आपने जो अपने नोट्स बना रखे होंगे करंट अफेयर के उसमें लगा देना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कैंपा। अब देखो कैंपा से रिलेटेड हमने शायद 1-2 डिस्कस करा था पहले, पता नहीं कब करा था, बहुत पहले करा होगा, लेकिन दोबारा न्यूज़ में आया कि जो हमारा उत्तराखंड है वो एफोरेस्टेशन जो फंड है
एफोरेस्टेशन फंड क्या होता है कि पेड़ पौधे लगाने के लिए जो फंड होता है, अगर एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में समझे, उसे कहते हैं एफोरेस्टेशन फंड। तो ये जो पेड़ पौधे लगाने वाला जो फंड है, उत्तराखंड वहाँ पे किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर रहा है। तो यही चीज़ जो है थोड़ा सा लाइमलाइट में हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा फटकार वगैरह भी लगाई, कैग रिपोर्ट, मीडिया रिपोर्ट, इसका जो है कॉग्निजेंस लेते हुए। तो ये है हमारी न्यूज़। तो आप कैंपा को थोड़ा सा देख लेते हैं, भाई कैंपा क्या चीज़ है। देखो, ये जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, इसने जो है कैंपा को एस्टैब्लिश करा था 2022 में एज अ नेशनल एडवाइजरी काउंसलिंग। किसके लिए? कि जो हमारा जो एफोरेस्टेशन फंड है, इसको थोड़ा सा मॉनिटर कर ले, टेक्निकली थोड़ा असिस्टेंस प्रोवाइड करा दे, एवेल्युएशन वगैरह कर ले, इसके लिए। ठीक है, कैंपा बेसिकली प्रमोट किसको करता है? एफोरेस्टेशन को, पेड़ पौधे लगाने को, या फिर रीजनरेटिव जो एक्टिविटीज़ हो गई उसको। कि बेसिकली होता क्या है ना, देखो सिंपल चीज़ में समझो तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ज़्यादा उलझोगे तो फिर उलझ ही जाओगे। लेट्स से अंबानी है, रिलायंस वाला, ठीक है, उनको जो है एक गुजरात के अंदर एक पूरा वो ट्राइबल एरिया है जिसके अंदर पेड़ ही पेड़ है। ठीक है, पेड़ ही पेड़ है। उनको दिखाई दिया यार यहाँ पे तो थोड़ा सा अच्छा है, इसके बगल में शहर वहर भी हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा फैक्ट्री लगा देते हैं। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री खड़ी कर देते हैं यहाँ पे, या फिर पेट्रोल पंप का एक प्लांट ही लगा देते हैं पूरा, क्योंकि गुजरात में थोड़ा सा वैसे उद्योग ज़्यादा है। तो उसने क्या करा, इस पर्टिकुलर लैंड को देखा कि यार ये वाला लैंड मेरे काम का है। अब यहाँ पे जो ये लैंड है, यहाँ पे पेड़ पौधे इतने ज़्यादा है, फॉरेस्टेशन इतना ज़्यादा है, तो अगर इसको यहाँ पे जो है अपनी फैक्ट्री लगानी होगी तो कहीं और इसको लैंड प्रोवाइड कराना पड़ेगा इतना ही, प्लस उतने पैसे देने पड़ेंगे कि यहाँ पे जो है पेड़ पौधे लग जाएं। ठीक है, ये जो पैसे होंगे ये कहाँ पे जाएंगे? हमारे इसके अंदर कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड के अंदर जाएंगे, जिसको हमारी कैंपा जो है मैनेज करती है, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल है ना उसकी। तो ये चीज़ है कॉन्सेप्ट क्या? कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन का, कि भाई तुम किसी एक पेड़ पौधे वाली जगह को उजाड़ करोगे तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पैसे देने पड़ेंगे, और वो जो पैसे होंगे हमारे कंपनसेटरी फंड के अंदर जाएंगे, एफोरेस्टेशन फंड के अंदर जाएंगे, फिर उससे पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है। क्या क्या आया था वो हमने देख लिया। बाकी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1918 के अंदर भी यही दे रखा है कि जो मैंने अभी बताया वही सेम चीज़ यहाँ पे बता रखी है। उसके बाद थोड़ा सा और देख लेते हैं इस फंड के बारे में, कि ये जो हमारा कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड है, जहाँ पे हमारा जो अनिल अंबानी है या फिर जो भी अंबानी सर हैं, वो वहाँ पे पैसे जमा कराएंगे। तो ये वही बता रखा है कि कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन जो फंड है, ये एक एक्ट के द्वारा बनाया गया पार्लियामेंट में। सेंट्रल पास द एक्ट सीए कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड एक्ट 2016। ठीक है, ये जो नेशनल लेवल का जो फंड है, ये है हमारा पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के अंदर। हमें पता है ना पीएआई वाले कि 3 अकाउंट होते हैं, उसके अंदर होता है, और स्टेट वाला जो है वो भी उसके पब्लिक अकाउंट के अंदर आता है ये। और जो सेंट्रल एक्ट करा है इसको मैनेज, इसी फंड को बेसिकली वो मैनेज करता है, उसी के लिए कैंपा है। हमने देख ही लिया था 90% जो हमारा कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड की जो पैसे हैं वो स्टेट के पास जाते हैं, सिर्फ 10% जो है वो सेंटर रखता है। तो ये चीज़ का थोड़ा सा याद रखना। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई कहाँ कहाँ इस फंड को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे उत्तराखंड के अंदर इसका मिसयूज़ हुआ है, तो उनको शायद ये लिस्ट पता नहीं है, तो थोड़ा सा हम इसे पता लगा देते हैं। कैचमेंट एरिया पे, कैचमेंट एरिया क्या होता है? जहाँ जहाँ बारिश आती है उस कैचमेंट एरिया को डेवलप करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, नेचुरल जनरेशन के लिए, फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए, रीलोकेशन ऑफ विलेजेस, ये वाला थोड़ा सा याद रखना कि जो विलेज होगी, जैसे हमने देखा था ना यहाँ पे आदिवासी रह रहे हैं, तो यहाँ पे जो वो जो लोग रह रहे होंगे उनको कहीं ना कहीं रिलोकेट भी करना पड़ेगा। उसके लिए जो पैसे खर्च होंगे वो कहाँ से होंगे? हमारे कैंपा से होंगे। ठीक है, उसके बाद जो है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस जनरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और सप्लाई ऑफ वुड सेविंग डिवाइसेस एंड अलाइड एक्टिविटी, मतलब वही सारी चीज़ जो जंगल से रिलेटेड है उनके लिए पैसे खर्च कर सकते हैं। सिंपल चीज़ ये है, एक दो बार लिस्ट को पढ़ लेना ताकि दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, यही सारी चीज़ यहाँ पे बता रखी है कि या तो भाई इक्वल पैसे दो, नहीं इक्वल पैसे दे सकते, अगर उसके इक्वल पैसे दो, लैंड इक्वल पैसे दो फॉरेस्टेशन के लिए, लैंड दो, अगर लैंड नहीं दे सकते, लैंड की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो ट्वाइस देना पड़ेगा जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट जो लगाना है वहाँ पे। ये चीज़ यहाँ पे बता रखी है। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन 2 का है, आंसर करो। ठीक है, इंपॉर्टेंट था ये भी, आज का डेली डिस्पैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पक्का यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे आपके एग्जाम के अंदर। उसके बाद है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। देखो अभी आरबीआई क्या कर रही है, ओपन मार्केट में जो है परचेज करेगी 1 लाख करोड़ का जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये बता रखा है। देखो अब एक चीज़ देखना, एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा एप्लीकेबल क्वेश्चन देखो, एप्लीकेबल क्वेश्चन देखो। देखो ये है हमारी आरबीआई, ठीक है, ये है हमारी मार्केट, ठीक है, मार्केट बोलो या बैंक वगैरह बोलो, ठीक है।
अगर जो है आरबीआई ने यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी यहाँ से परचेज़ करेगी तो इसको क्या देने पड़ेंगे, परचेज़ करेगी तो उल्टा हो जाएगा ना, यहाँ पे बैंक से गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज़ करी तो बैंक को क्या देगी, रुपए देगी। तो यहाँ पे लिक्विडिटी का क्या होगा, लिक्विडिटी क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी। क्यों, बैंक में पैसे आ गए ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई को दी, आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज करी तो गवर्नमेंट की आरबीआई के पास क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी आई। जब आप कोई कभी सामान खरीदते हो तो आपके पास सामान आता है लेकिन आपको देने क्या पड़ते हैं, पैसे। तो यहाँ पे पैसे दिए आरबीआई ने, पैसे देगा तो लिक्विडिटी बढ़ेगी हमेशा, ठीक है, ये याद रखना। अगर सेल करता है आरबीआई, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल कर रहा है तो आरबीआई के पास क्या आएगा, ये उल्टा हो जाएगा साइकिल, ठीक है, ये उल्टा हो जाएगा साइकिल। फिर आरबीआई के पास क्या आएगा, आरबीआई ने क्या करा, सेल करा, यहाँ पे सेल कर दिया किसको, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को। जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करेगा तो आरबीआई को क्या मिलेगी, पैसे मिलेंगे, ठीक है। आप जब कोई अपना घर का सामान बेचते हो OLX पे तो आपको क्या मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिक्विडिटी जो होगी वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगी मार्केट से, ठीक है। बस इतना सा याद रखना, सिंपल, एकदम सिंपल है, ठीक है। चलो अब देखते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है, अभी देख तो लिया आरबीआई ट्रेड कर रहा था पूरा बैंकों के साथ, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों जो है इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को जो है यूज़ कर सकती है। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ठीक है। अब ये जो सिक्योरिटी होती है ये शॉर्ट टर्म के लिए भी होती है, लॉन्ग टर्म के लिए भी होती है। जो शॉर्ट टर्म के लिए मतलब 1 साल से कम के लिए, 1 साल से कम के लिए जो सिक्योरिटी होती है, यहाँ पे थोड़ा बना लेते हैं, ठीक है ना। ये हो गया हमारा शॉर्ट टर्म के लिए, ये हो गया लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए हो गया हमारा लेस देन ऐसे होता है, लेस देन 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर के लिए। और ये हो गया हमारा मोर देन 1 ईयर के लिए, ठीक है। तो जो लेस देन 1 ईयर के लिए जो सिक्योरिटी होती है उसे कहते हैं हम शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जिसमें आती है हमारी क्या, टी बिल, ट्रेजरी बिल आते हैं, ठीक है, जो कि 1 साल से कम के लिए होते हैं। 91 हो गया, 182 दिन हो गया, या 364 दिनों के लिए जो है वो सिक्योरिटी होती है, वो शॉर्ट टर्म वाली होती है। अब आती है दूसरी लॉन्ग टर्म वाली। लॉन्ग टर्म में क्या आता है, गवर्नमेंट के बॉन्ड, ठीक है, गवर्नमेंट के जो बॉन्ड खरीदते हैं वो हो गया, या फिर डेटेड सिक्योरिटी। ये दोनों किस में आती है, लॉन्ग टर्म में आती है, ठीक है। शॉर्ट टर्म में टी बिल आ गया, लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट बॉन्ड और डेटेड सिक्योरिटी आ गया है। दोनों क्या चीज़, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, बस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड कर रखा है, यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये दोनों सिक्योरिटी जो है हमारी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये दोनों सिक्योरिटी का यूज़ कर सकती हैं, शॉर्ट टर्म वाला भी, ट्रेजरी बिल वाला भी, और लॉन्ग टर्म वाला भी, गवर्नमेंट बॉन्ड वाला भी। लेकिन जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, ये सिर्फ लॉन्ग टर्म वाले जो हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी इसका यूज़ कर सकती है। ये चीज़ यहाँ पे बता रखी है, बहुत ही सिंपल है, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं। अब देखो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है तो रिस्क तो वैसे ही नहीं होगा, पूरे देश के पैसे उनके पास है। तो ये कौन सी कैटेगरी में आती है, ये कैटेगरी आती है रिस्क फ्री गिल्ट एज वाली इंस्ट्रूमेंट है, रिस्क फ्री गिल्ट एज वाले इंस्ट्रूमेंट है। क्योंकि क्या, पूरे देश के पैसे ही गवर्नमेंट के पास है तो रिस्क तो कहाँ पे होगा ये, ठीक है। यही सारी चीज़ यहाँ पे बता रखी है। उसके बाद एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी और है कैश मैनेजमेंट बिल, जो कि 2010 के अंदर लेके आए थे, क्या, CBM, कैश मैनेज, CMB है वैसे तो, CMB कैश मैनेजमेंट बिल, जो 2010 के अंदर लेके आए थे। ये भी शॉर्ट टर्म वाले हैं, लेकिन ट्रेजरी बिल जैसे हैं, लेकिन इनका जो पीरियड है वो ट्रेजरी बिल से भी कम है, वो 91 दिन वाले थे, ये 91 से भी कम वाले हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है। अब देखो ये खरीद बेच, ये सारी चीज़ होती कहाँ पे, ये होती है आरबीआई के प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है ई कुबेर। वो कुबेर खेनी वाला नहीं है, ये ई कुबेर है हमारा आरबीआई वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसकी खरीद और बेच होती है। तो बस इतना सा यहाँ पे है, ये कोर बैंकिंग सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म है आरबीआई का, जहाँ पे ये ट्रेजरी जो बिल है, स्टेट हो गया, हमारे सेंटर हो गए, खरीदते बेचते रहते हैं बैंकों से, ये सारी चीज़ हो गया, ठीक है। तो अब इसका आंसर करो मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, मैंने इतना शायद मुश्किल तो बनाया नहीं, बहुत सिंपल सा था, और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट था जो समझ भी नहीं आता। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ आ गया होगा। समझ आ गया हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन।